यस पॉइंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी जस्ट अभी इसके पहले ही 4th चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, यानी कि हमारे समाज में कैसे कैसे एक लड़के का लालन पालन होता है, या एक लड़के के रूप में आप कैसे बड़े होते हो, या एक लड़की के रूप में कैसे बड़े होते हो। समाज के द्वारा कैसे हमें बताया जाता है कि हम एक लड़का है या लड़की हैं, और आगे चल के हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, या क्या क्या जिम्मेदारियां होने वाली हैं, जो कि हम सभी को उठानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, यानी कि जो भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा यदि किसी को जिल्लत झेलनी पड़ रही थी, कमी झेलनी पड़ रही थी, तो वो किसको, औरतों को ही झेलनी पड़ रही थी। उनके जो भी परवरिश हो रही थी उसमें भी, और उनके काम काज में भी उनका कोई मूल्य नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था। घर का काम वो करती थी, लेकिन कुछ गिना नहीं जाता था। इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे कि कैसे औरतों ने आंदोलन किया, कैसे संघर्ष किया, और कैसे अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ उठाई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इसके पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले उसके जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको डेली लिखते हैं अपने नोट्स में। तो आई होप कि आप सभी अपनी पेन और कापी लेके बैठे होंगे, और यदि नहीं लेके बैठे हैं तो आप लोग पेन और कापी लेके आ जाइए। ठीक है, क्योंकि आज हम लिखने वाले हैं इसको, और जो भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी कीवर्ड्स होते हैं तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप में से कोई भी इसको मिस नहीं कर सकता है। और यदि आप ऐसा कर भी रहे हो तो ये समझ लो कि आप बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या जो भी आप पढ़ोगे, तो बीच में आ जाएगा कि रूढ़वादी धारणाएं या भेदभाव या उल्लंघन, तो आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या होता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तो ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है कि आप पूछोगे मैडम इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने कमेंट में किया, कमेंट का आंसर आपको मिलेगा, लेकिन यदि आप यहाँ पे लिखे रहते हो तो आपका एग्जैक्ट आंसर पूरा तैयार रहता है कि हाँ, इसका जो भेदभाव हम पढ़ रहे हैं कि यार किसी भी, आप देखते हो कि जो भी कीवर्ड्स लिखते हैं वो चैप्टर के बीच में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसको आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला वर्ड है रूढ़वादी धारणा, यानी कि इसमें रूढ़वादी धारणा क्या है। रूढ़ का मतलब पूरा जड़। ठीक है, इसमें जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है, या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़वादी धारणाओं का जन्म होता है। ठीक है, जब हम ये मान लेते हैं कि किसी भी धर्म का, या किसी भी आर्थिक क्षेत्र में, या कोई भी क्षेत्रीय समूह हो गए, इनकी क्या होती, कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि इनको अब बदला नहीं जा सकता है, या केवल कुछ खास लोग ही या खास प्रकार से ही इसको किया जा सकता है। तो इसी से ही हमारी रूढ़वादी धारणाओं का जन्म होता है। ठीक है, जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा जाता है, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना है। ठीक है, यानी कि उनका कारण मेन ये है कि उनको सब्जेक्ट इसलिए अलग अलग लेने को बोला जा रहा है क्योंकि वो लड़का और लड़की है। जहाँ एक लड़के को बोलेंगे कि इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरिंग, वो क्या बनो, वैज्ञानिक बनो, पायलट बनो, आर्मी में जाओ, लेकिन वहीं एक लड़की को बोलते हैं तुम नर्स की पढ़ाई कर लो, या तुम इंजीनियर की पढ़ाई कर लो, तुम और कुछ नहीं कर सकती हो। ठीक है, तो इन दोनों में ही डिफरेंस होता है। और उसके बाद आता है रूढ़वादी धारणाएं। हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। ठीक है, यानी कि जो भी लोगों की रूढ़वादी धारणाएं जो होती हैं, तो लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है कि लोग ये नहीं देख पाते हैं कि इस लड़की में कितना टैलेंट है, ये लड़के से भी ज़्यादा कर सकती है कुछ भी। वहाँ पे उनकी जो व्यक्तिगत विशिष्टताएं होती है वो नहीं देख पाते हैं लोग। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो रूढ़वादी धारणा से बंधे हुए हैं, और सबको ये पता है और सब ये मान के बैठे हैं कि ये बिल्कुल अटल सत्य हो गया है, जो कि मिट नहीं सकता है। ठीक है, कि लड़का जो काम करेगा वो लड़की काम नहीं कर सकती है, और इसीलिए आज तक भी अभी इतना ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया है लड़कियों का। हो रहा है, बट अभी भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है।
इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह जो है, विशेष वजह है रूढ़वादी धारणा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या होता है कि जब भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों के साथ क्या करते हैं, असमान व्यवहार करते हैं या उनका अपमान करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं, ठीक है। हमने 6th लेसन में ही पूर्वाग्रह पढ़ा था कि जो पहले से ही अवधारणाएं बना ली जाती हैं। पूर्वाग्रह का मतलब ही यही होता है कि उसमें क्या करते हैं, पहले से ही जो अवधारणाएं बनी हुई हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा बना दी गई हैं, आज भी उसी में जो जकड़े हुए हैं, वो हमेशा लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनका उचित सम्मान नहीं करते हैं, उनको आदर नहीं देते हैं और उनसे समानता का भाव नहीं रखते हैं, ठीक है। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। अब भेदभाव यहाँ पे आप लड़के लड़की का ही ले लो, ऊंच नीच का ले लो या अच्छे बुरे का, मतलब कि हर एक जगह पे गोरे काले का भी भेदभाव हो जाता है। आपको पता है रंग भेद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि कोई गोरा है तो उसका कुछ ज़्यादा ही सम्मान किया जाएगा और कोई काला है तो उसका उतना सम्मान नहीं किया जाता है। तो ये सब बातें जो हैं वो पहले से ही पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं, इसी कारण आज भी भेदभाव होता है और हर जगह पे होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी किसी न किसी जगह पे भेदभाव का सामना करना पड़ा होगा किसी के द्वारा, ठीक है। या आप लोगों ने किसी के साथ भेदभाव किया होगा कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, या ये ऐसा नहीं करता है, वो अच्छी जाति का नहीं है, उसके साथ आपने भेदभाव किया। या आपसे थोड़ा कोई कम पैसे वाला है या थोड़ा कम है तो आप उसके साथ आदरपूर्व व्यवहार नहीं करते हो, ठीक है। या आपके साथ कोई नहीं करता है तो यही होता है भेदभाव। मतलब की बात करें तो लोगों के साथ समान व्यवहार ना रखना या उनका सम्मान ना करना ही क्या होता है, भेदभाव होता है। और वहीं पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे दो फ्रेंड हैं आपके, एक अच्छा खासा है, गोरा चिट्टा देखने में है, दूसरा काला है, आप क्या करते हो, इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो जो गोरा है, लेकिन जो काला है उसके साथ आप क्या करते हो, थोड़ा दूरियां बना के चलते हो। यानी कि यहाँ पे इसको लगेगा कि इसके साथ मतलब मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। जब आप इसके साथ रह रहे हो, आप सारी बातें इससे कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं रखते हो, हाँ हाँ कर रखे हो, तो इसको क्या लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है भेदभाव। अब एक लड़के लड़की में ही देख लीजिए कि जब एक लड़के का जहाँ लालन पालन अच्छे तरीके से होता है, वहाँ एक लड़की का जब नहीं होता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये तो आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। हम में ऐसी क्या कमी है या क्या हमने गलती कर दी जो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि दोनों में ही ये जो भेदभाव होता है वो मतलब कि जिसके साथ समान व्यवहार ना रखना या उनका आदर सम्मान ना करना ही भेदभाव होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब क्या होता है कि जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया। यानी कि उल्लंघन का मतलब आपकी बात का कोई उल्लंघन कर दिया, ठीक है। यानी आपकी बात को किसी ने नहीं माना, आपने बिल्कुल सख्त कानून बना दिया कि इस जगह से तुमको हिलना नहीं है, लेकिन उसने आपकी बात को नहीं माना और आगे बढ़ गया। तो क्या बताया गया है कि जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है, ठीक है, जो भी नियम कानून बने हैं उसको आप जबरदस्ती तोड़ते हो या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है, ठीक है। यानी कि किसी का भी अपमान आप बिल्कुल खुले रूप से कर रहे हो कि आपको इतनी पावर मिल गई है। आपको पता है कि हमारे संविधान में बिल्कुल हमको अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हमको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पे संविधान में आपको पता होगा कि ये भी बात कही गई है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करके अपनी स्वतंत्रता को नहीं जी सकते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरे को भी अपनी स्वतंत्रता उतना ही मानने का अधिकार है जितना आपको है। तो हो सकता है आपको हल्ला करना पसंद हो, लेकिन आपके सामने वालों को शांति पसंद हो, इसलिए आपको उतना ही करना चाहिए जितना कि आपके सामने वालों को नुकसान ना हो, ठीक है। अन्यथा आपको वो अधिकार नहीं मिला है कि आप उसकी स्वतंत्रता का हनन करें। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई मतलब कि जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, ठीक है,
किसी का भी अपमान करता है, चाहे कोई भी लोग हो, तब हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया है, उल्लंघन किया है, या इस कानून का उल्लंघन किया है, इस नियम का किया है, या जो भी बनाए गए थे किसी का रूल रेगुलेशन उसको तोड़ा है, तो हम कहते हैं ये उल्लंघन है। उसके बाद बात करें यौन प्रताड़ना, तो सॉरी, इसमें क्या होता है कि इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से होता है, ठीक है। यानी कि यौन प्रताड़ना का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हो, ठीक है, यदि आपके साथ किसी की इच्छा है तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब आप एक लड़का या लड़की किसी के साथ जबरदस्ती करता है, बिना उसके इच्छा के कुछ गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है, वहाँ पे ही हम बोलते हैं कि उसको वो प्रताड़ित कर रहा है। और प्रताड़ना कई तरह से होती है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यौन प्रताड़ना कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत जगह आपको देखने में भी मिलता है। अभी हाल फिलहाल में ही पॉक्सो एक्ट चलाया गया है, तो वहाँ पे आपको पता होगा ऐसा नहीं होता है कि एक लड़की ही यौन प्रताड़ना का शिकार होती है, लड़के भी बहुत से ऐसे हैं जो कि यौन प्रताड़ना के शिकार होते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको गहराई से पढ़ोगे तब समझोगे कि क्या कैसे होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो अब के ज़माने में ना तो लड़के सेफ़ हैं और ना ही लड़कियां सेफ़ हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों के साथ, हाँ लड़कियों के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं होता है, ठीक है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, ये पॉक्सो एक्ट जो लाया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, इसमें ये छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के कम ये सारी हरकतें करते हैं जो इतनी घटिया हरकतें होती है, और आपके घर वाले या रिलेशन वाले या आपके पड़ोसी इन हरकतों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपने कहीं भी देखा होगा तो आपको बाहर के बहुत ही रेयर केस मिलेंगे जो कि ऐसा करेगा, क्योंकि कोई भी अचानक ऐसे आके नहीं कर सकता है। अब आपका कोई रिलेशन वाला होगा, वो घर में आपके रेगुलर आ रहा है, अब कोई छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को, अब वो उसकी उम्र बड़ी है, छोड़ दिया गया उसके पास, ठीक है। अब वहाँ पे उस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ क्या हालत की, वो उस बच्चे को ही पता होती है, ठीक है। और उसमें से भी वो बच्चे को डराते धमकाते हैं, इसीलिए अब ना तो शर्माने की बात है और ना ही संकोच करने की। अपने अपने बच्चों के सामने या आपके घर में भी जो भी छोटे बच्चे हैं उनको हर एक बात बतानी चाहिए कि आपसे कोई भी कुछ उल्टा सीधा कर रहा है या धमका भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं पे भी गलत हाथ लगा रहा है या कुछ उल्टा बोल रहा है करने को, तो आप लोग तुरंत आके बताओ, ठीक है। और जब भी वो बताने की कोशिश करे तो कभी उनकी बात को इग्नोर मत करना कि वो बता रहे हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा किया है, तो या तो आप सुनो ही ना, या तो सुनो तो उसकी बात को इग्नोर कर दो कि ये छोटा बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा है, ठीक है। उसकी बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपके घर में भी जो हो तो उनको ज़रूर ये बताइएगा कि जो भी, यदि कोई भी आता, क्योंकि किसी का आजकल भरोसा नहीं है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, ठीक है। घर वालों से ज़्यादा खतरा है कंपेयर टू बाहर वालों से। तो इसलिए हर एक स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों को और खुद को बचा के रखना पड़ेगा और खुद ही बचना पड़ेगा कि हम ऐसी गलती ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि कोई हमारे साथ कर सकता है या हमारा ही इतना गंदा विचार हुआ कि हम भी किसी के साथ कर सकते हैं। तो ऐसी सोच को हमें बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने देना है कि हम ऐसा कुछ करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा है और जो कि बहुत से लोगों की ये ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और तो इसी को बताया गया है यहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे इसी को ही यौन प्रताड़ना बोला गया है, ठीक है। यानी कि जब किसी के साथ किसी औरत की इच्छा के विरुद्ध आप जबरदस्ती करते हो, उससे यौन संबंध बनाने की शारीरिक या मौखिक रूप से कुछ भी हरकत करते हो, तो वो आपके यौन प्रताड़ना में ही सम्मिलित होता है, ठीक है। वहाँ पे यदि इच्छा है तो ठीक है, दोनों की मर्जी है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन यदि इच्छा नहीं है फिर भी कोई कर रहा है, तब वहाँ पे बात बिगड़ जाती है, ठीक है। इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या कैसे होता है। अब आई होप कि ये जितना भी ये 4 जो कीवर्ड्स थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और अच्छे तरीके से आपने नोट भी बना लिए होंगे, इसको नोट्स में नोट कर लिए होंगे।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी को जो भी हम पढ़े हैं अभी और अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे कि क्या कैसे होता है, क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे। सो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट किए होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, जो आप लिख रहे हो, ये जो मैं लिखा रही हूँ, इसको आप लोग लिख के रखना बस नहीं है, ठीक है। इसको याद भी करते रहना है। मतलब कि जब भी आप सोने से पहले या जब भी सुबह उठो तो 1-2 बार इसका रिवाइज ज़रूर करना है दिन में। जितने भी लिख रहे हो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। सपोज़ आप मिला लो कि आपको यदि सारे सब्जेक्टों की बना रहे हो, तो अभी कितने सब्जेक्ट की चल रही है हमारी? हिस्ट्री की चल रही है, पॉलिटी की चल रही है और इकोनॉमिक्स हो गई और जियोग्राफी, ठीक है। तो आप इनकी भी यदि सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनकी नोट्स भी बना रहे हो, तो हो सकता है आपके 2 से 3 पन्ने होते होंगे डेली के। इनको आप लोग, मैंने बहुत बोल दिया, कम ही होते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा कहानियाँ होती हैं, लिखना बस यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होते हैं। तो इनको आप लोग रिवाइज करते रहना, नहीं तो ये क्या होगा कि आप लोग लिखते जाओगे और रिवाइज नहीं करोगे तो ये एक बहुत बड़ी आपकी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। मतलब बहुत बड़ा ऊंचा से सोच जाएगा, 1 रफ 2 रफ सब भर जाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे वहाँ पे आपसे कुछ नहीं बनता होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जब इसको एक बार पढ़ोगे तो हो सकता है कोई वर्ड्स मिस हो जाए, दोबारा पढ़ोगे वो भी आपको गेन हो जाएगा, दोबारा पढ़ोगे मतलब 2-3 बार पढ़ोगे आपको सारे याद हो जाएंगे। इसीलिए हम जितना पढ़ते जा रहे हैं उसको आप लोग रिवाइज ज़रूर करते जाना, ठीक है। और मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग रिवाइज कर रहे हो या नहीं, और कौन कौन नोट्स बना रहे हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपके जब तक नोट्स नहीं बनवाया जा रहा था बहुत सारे कमेंट आते थे, तो अब ये मैं आशा करती हूँ कि अब जब बनवाए जा रहे हैं तब भी आप कमेंट करके ये बताओ कि हाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ और प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी करते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यदि इसको करते जाओगे तो आपका ही जो है बोझ हल्का होता जाएगा। और जब हम 2-3 बार किसी भी बात को पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, तो जब भी हम कभी रिवाइज करने बैठेंगे फिर, तो हमको वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक ही बार में याद हो जाती हैं और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सभी लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका रिवाइज बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से करते जाना है और किसी भी जगह भटकना नहीं है, ठीक है। कि यदि आप सोचो अभी कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, अभी फिर और कुछ स्टार्ट कर दूँ, बिल्कुल नहीं। आप धीरे धीरे करो, एक एक टॉपिक पूरा करो, आपके सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और पूरी तरह से यदि एक दिन में 10 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करोगे आप, तो ना तो 10 हो पाएंगे ना एक ही हो पाएगा, ठीक है। यानी कि आपका वो दिन वेस्ट ही जाएगा। इसलिए एक दिन में यदि आप एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करते हो तो समझ लो कि आप एक कदम आगे बढ़ चुके हो। इसलिए कोशिश किया करिए कि आप बस जितना पढ़िए, ज़्यादा नहीं, जितना आप पढ़ रहे हो, क्योंकि दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। जितना आप पढ़ रहे हो बस उसको ही रिवाइज करो अच्छे तरीके से, उसको ही पढ़ो। मतलब ऐसे पढ़ो कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं आज, वो हमसे यदि 10 दिन बाद भी कोई पूछता है वो हमसे बनना चाहिए। बस ये तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा कि आपसे ये बातें बन रही हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप सोचोगे मैं आज 10 पॉइंट पढ़ लेता हूँ, मतलब पढ़ लेता हूँ, बने चाहे ना बने, ठीक है। तो ऐसा जो उद्देश्य रखते हो तो बिल्कुल आप लोग छोड़ देना। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि ऐसे ही होते हैं कि चलो 1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं, मतलब पूरे आधी किताब पढ़ लेते हैं, आज आधी कल ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हमसे बनता क्या है, 0। और बोलते हैं कि फिर मैंने इतना पढ़ा, सब कुछ पढ़ डाला, मेरे से बनता ही नहीं है। अब रिवाइज नहीं करोगे, 1 बार 2 बार उसको नहीं पढ़ोगे तो वो कहाँ से बनेगा। कोई भी स्वामी विवेकानंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है और सारी बातें याद करनी पड़ती है। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार में नहीं आता है आप धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सारी बातें आपकी 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। और यदि आप रास्ते से भटक गए, मतलब सही स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो किए, तो हो सकता है कि आपके 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी साल आप भटकते रहोगे वो लगता रहेगा, ठीक है। और हम कहेंगे हम तो इतनी मेहनत किए, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। अब मेहनत करने में अंतर होता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से कोशिश करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।